बीच में क्लास ऑफ हो गई थी, फोन ऑफ हो गया था, उसके लिए सॉरी। अपने एग्जाम्पल कर रहे थे कि वही बच्चा जब स्कूल के अंदर जाता है तो पार्क के अंदर 100 रुपए पड़े देखता है। अब वो सोचता है कि मैं इसकी चॉकलेट नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर आदर्शवादी स्थिति आ जाती है। वो 100 रुपए अपने टीचर या प्रिंसिपल को दे देता है, ऑफिस में जाकर दे देता है। वो सोचता है कि ये 100 रुपए किसी गरीब इंसान के या स्कूल के छोटे बच्चे के, किसी के भी टीचर के गिर गए होंगे और वो 100 रुपए उनको लौटा देता है। तो उसके अंदर नैतिक आदर्श स्थिति पाई जाती है। अब उसके अंदर अगर ईगो होता या इड सेंट्रिज्म होता तो वो क्या करता, उन 100 रुपए की चीज खा लेता, चॉकलेट खा लेता और अपनी मन की इच्छाओं को पूरा कर लेता। लेकिन सुपर ईगो के अंदर उसके अंदर नैतिक आदर्श स्थिति हो जाती है, उसके अंदर वो सारी चीजें, उसके अंदर अच्छे संस्कार आ जाते हैं। अब सुपर ईगो के अंदर बालक को माता पिता द्वारा भी संस्कार, माता पिता जिस प्रकार के संस्कार देंगे या फिर विद्यालय का वातावरण, विद्यालय वातावरण या नैतिक शिक्षा, बालक को जिस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी बालक उसी प्रकार का बनता है। तो ये था कि बालकों के अंदर इसके लास्ट स्टेज के अंदर सुपर ईगो पाया जाता है। उसके बाद में अपने फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं का अध्ययन करेंगे। उसके अंदर फ्राइड ने 5 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में बताया। अब फ्राइड ने अपनी मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं में लिबिडो शक्ति वर्ड का प्रयोग किया। लिबिडो शक्ति का मतलब होता है कि बालकों के अंदर है ना काम प्रवृत्ति की प्रक्रियाएं पाई जाती है। बालक के अंदर जो भी काम प्रवृत्ति, लैंगिक प्रवृत्तियां पाई जाती है उसे लिबिडो शक्ति कहा। लैंगिक प्रवृत्तियों को लिबिडो शक्ति कहा, लैंगिक प्रवृत्तियां। इसके अंदर क्या था कि सबसे पहले इसने मुख्य अवस्था के बारे में, ओरल स्टेज के बारे में बताया। दूसरा गुदावस्था के बारे में, पहली अवस्था मुख्य अवस्था ओरल स्टेज, दूसरी गुदावस्था एनल स्टेज, तीसरी लिंग प्रदान अवस्था फैलिक स्टेज और चौथी अव्यक्त लेटेंट स्टेज और पांचवी जनेंद्रीय अवस्था। अब इन अवस्थाओं के अंदर उसने बताया कि बालकों के अंदर बचपन से लेकर मृत्यु तक बालक मनोलैंगिक प्रवृत्तियां पाई जाती है, उनके अंदर काम प्रवृत्तियां पाई जाती है। तो बालक अपनी कामुकता को किस प्रकार से प्रकट करता है। सबसे पहले आता है मुख्य अवस्था, जब बालक की जो लिबिडो शक्ति होती है वो मुख के ऊपर डिपेंड करती है और इसकी आयु होती है वो जन्म से 1 वर्ष तक या 0 से 1 वर्ष तक होती है। और बालक मुख के ऊपर या मुंह के द्वारा अपनी कामुकता को प्रकट करता है। अब मुंह के ऊपर भी इसने 2 प्रकार की प्रवृत्तियों को बताया। सबसे पहली इसने चूसन की प्रक्रिया और दूसरी दंत्य। अब चूसन के अंदर इसने जो एज बताई थी वो थी जन्म से 6 माह तक और दंत्य थी 7 माह से 12 माह तक। इसने बताया कि बालक जब छोटा होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि बालकों के अंदर मुंह के द्वारा अपनी कामुकता को प्रकट करता है। वो माता से जब स्तनपान करता है, दूध पीता है तो चूसन की प्रक्रिया को दर्शाता है। या फिर कोई भी चीज अपने मुंह के अंदर अंगूठा भी चूसता है तो चूसन के द्वारा उसकी प्रक्रिया को प्रकट करता है, कामुकता की प्रक्रिया को दर्शाता है। और दंत्य के अंदर क्या होता है, जब वो 7 या 12 माह का होता है तो बालक काटने की प्रक्रिया करता है। बालक जैसे बड़े बच्चे को या फिर अपने मम्मी को, किसी को भी नुकसान पहुंचाता है, काटने की प्रक्रिया करता है। ये था दंत्य प्रकार। इसमें 2 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में इसने बताया था, सबसे पहले चूसन और दूसरी दंत्य। अब बालकों के अंदर ये चूसन की प्रक्रिया अगर सकारात्मक पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है तो बालक बड़ा होकर अच्छा व्यवहार करने वाला, अच्छा बनता है। और दंत्य काटने की प्रक्रिया सर्वाधिक पाई जाती है तो वो नकारात्मक बनता है, गलत कार्य करता है, आक्रामकता की स्थिति को प्रकट करता है। चेक करी, देखना क्लास चल रही है क्या। फिर गुदावस्था या एनल स्टेज। गुदावस्था या एनल स्टेज 2 वर्ष तक होती है। इसके अंदर बालक, इसको टॉयलेट एज भी कहा जाता है, जब बालक अपनी गुदा के द्वारा अपनी काम प्रवृत्ति को सुख प्राप्त करता है। लैंगिक क्रिया के द्वारा, गुदा के द्वारा जब सुख के आनंद की प्राप्ति करता है तो इसे गुदावस्था कहते हैं। जब बालक, इसके अंदर क्या होता है कि बालक जब टॉयलेट करने जाता है तो उसके अंदर अगर वो
टॉयलेट के अंदर बैठा रहता है, उसके कब्ज की समस्या हो सकती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि बालक आक्रामक बनता है, बालक कंजूस बनता है, बालक ईर्ष्यावादी बनता है, और वही बालक जब थोड़े समय में उस काम को या टॉयलेट को कम टाइम में कर लेता है तो उसके अंदर अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है, समाज में मिलनसार होता है, अच्छा प्रवृत्ति वाला बनता है। ये इसने बताया था कि बालकों के अंदर, गुदा के अंदर जब वो कामुकता को प्रकट करता है और उसको सुख की प्राप्ति, यौन सुख की प्राप्ति होती है। और तीसरा लिंग प्रदान अवस्था के अंदर 3 से 6 वर्ष तक जनेंद्रिय अवस्था, जब बालक अपने लैंगिक अंगों को छूता है तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, वो 3 से 6 वर्ष की अवस्था, इसे जनेंद्रिय भी बोलते हैं, जब कामुकता का क्षेत्र जनेंद्रिय होता है। फिर आती है अव्यक्त या लेटेंट अवस्था, जब बालक बाल्यावस्था के अंदर होता है, 6 से किशोरावस्था के अंदर होता है, तो वो अपनी लैंगिक ऊर्जा को कहीं और लगाता है, मतलब वो खेल के अंदर, सर्वाधिक खेल के अंदर रुचि रखता है, वो स्कूल जाता है और स्कूल में अच्छी प्रकार से पढ़ाई करता है। तो उसके अंदर अव्यक्त अवस्था के अंदर बिल्कुल भी ये जो यौन अवस्था होती है, कामुकता प्रवृत्ति होती है, वो बिल्कुल बंद हो जाती है और वो अच्छे अच्छे काम में अपनी ऊर्जा को लगाता है, अपनी लैंगिक ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाता है, जब उसकी ये कामुकता की प्रवृत्ति बिल्कुल शांत हो जाती है। और लास्ट स्टेज आती है जनेंद्रिय या किशोरावस्था, इसे विषम लिंगी कामुकता, जब बालक के अंदर जनेंद्रिय अवस्था होती है, लैंगिक प्रवृत्ति होती है, जो काम प्रवृत्ति होती है, जो कामुकता की इच्छाएं होती है, वो सर्वाधिक प्रकट होने लगती है, मतलब बालक अव्यक्त से सीधा जनेंद्रिय पर पहुंच जाता है और उसको, मतलब इन कार्यों के अंदर उसकी रुचि हो जाती है। जब वो किशोरावस्था के अंदर आ जाता है, बालक इसमें 11 या 12 वर्ष का होता है, तो उसके अंदर किशोरावस्था की प्रवृत्ति पाई जाती है, विषम लिंगी समूह या विपरीत लिंगी के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है, जैसे लड़का लड़की के प्रति और लड़कियों का लड़के के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, तो इसे बोलेंगे जनेंद्रिय अवस्था, विषम लिंगी अवस्था। अब ये थी फ्राइड की अवस्थाएं, सबसे पहली मुख अवस्था, दूसरी गुदावस्था, तीसरी लिंग प्रदान, चौथी अव्यक्त और पांचवी जनेंद्रिय अवस्था। अब फ्राइड ने कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे मनोलैंगिक विकास के अंदर 2 प्रकार के इसने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। सबसे पहले इसने बताया इरोज या इरोज के बारे में, दूसरी थैनेटोज के बारे में। इरोज इरोज को बोलते हैं विध्वंस, इरोज इरोज को बोलते हैं सकारात्मक प्रवृत्ति। इसके अंदर क्या होता, इरोज को बोलते हैं सकारात्मक प्रवृत्ति, जब बालकों के अंदर उसके जीवन के निर्माण में जो सहायता प्रदान करती है, उसे तो बोलते हैं इरोज या सकारात्मक इरोज प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति। और दूसरी होती है थैनेटोज, थैनेटोज को बोलते हैं विध्वंसात्मक, विध्वंसात्मक। थैनेटोस को विध्वंसात्मक बोलते हैं क्योंकि बालकों के अंदर क्या होता है, थैनेटोस जब बालकों को कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर रुकावट पैदा करती है, नकारात्मकता लेकर आती है, उसे थैनेटोस या फिर विध्वंसात्मक प्रवृत्ति बोलते हैं। ये 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हो गई, पहली इरोज और दूसरी थैनेटोस। फिर आता है इसके अंदर, जब अपनों ने ये लिंग प्रदान अवस्था पढ़ी थी, जब बालक 3 से 6 वर्ष का होता है, जनन क्रियाओं के द्वारा जनन अंगों पर अपनी जो कामुकता की प्रवृत्ति प्रकट करता है, तो इसके अंदर 2 ग्रंथियां भी इसने बताई थी, पहली ओडिपस और दूसरी इलेक्ट्रा ओडिपस, पहली ओडिपस और दूसरी इलेक्ट्रा ओडिपस। अब ओडिपस और इलेक्ट्रा ओडिपस का मतलब क्या होता है कि ओडिपस के अंदर जब बालक अपनी मां के प्रति आकर्षित होता है, जब बालक होता है, लड़का होता है, वो अपनी मां के प्रति आकर्षक होता है, तो इस ग्रंथि को बोलते हैं ओडिपस ग्रंथि। ये लड़कों के अंदर पाई जाती है जब वो अपनी मां के प्रति प्रेम भावना प्रकट करते हैं, और मां बच्चे के प्रति, जब लड़का होता है वो अपनी मां के प्रति वात्सल्य प्रेम की भावना रखता है और मां का कहना मानता है, तो उससे ओडिपस ग्रंथि बोलेंगे। और इलेक्ट्रा ओडिपस का मतलब होता है जब लड़कियां अपने पिता के प्रति आकर्षित होती हैं, या वैसे भी लड़कियां अपने पापा के अटैचमेंट में ज्यादा रहती हैं, तो इसमें इलेक्ट्रा ओडिपस पाई जाती है जब लड़कियां अपने पिता के प्रति, लड़की पिता के प्रति होती है आकर्षित, तो इसे इलेक्ट्रा बोलते हैं। और ओडिपस का मतलब जब लड़का
माता के प्रति। तो आज अपनों ने पढ़ा था सबसे पहले मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की 3 अवस्थाओं के बारे में, फिर उसके बाद में संरचनात्मक सिद्धांत की ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में, और लास्ट मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं के बारे में। थैंक यू।